ये कहानी एक शैतान की है। मेघालय और आसाम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल था जो चारों तरफ से बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ था। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही किसी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लगा हुआ था। विवेक के चेहरे पे अजीब सा ही डर था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आइए जानते हैं विवेक उस रात इस जंगल को क्यों पार करना चाह रहा था। विवेक जिस जंगल को पार करने की कोशिश कर रहा था, उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ जाता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वो फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करने के बाद आसाम सीमा शुरू हो जाती है। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा हुआ था वसीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब, वहाँ ऐसी शैतानी शक्तियाँ हैं जो हवेली में रहने वाले बाबा के मंत्रों से इस दुनिया में आ गई हैं। 30 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कि तंत्र मंत्र की किताबों में बना होता है। विवेक ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला और उसने अंदर देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहाँ कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नज़र विवेक पे पड़ी। अब वह ज़ोर ज़ोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर घबरा गया, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले व्यवहार के कारण विवेक को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई। वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने लगी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वर्षा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था, तभी गाड़ी में बैठे एक आदमी ने बाबा के बारे में बताया कि वो सिर्फ 1 घंटे में ही खोए हुए प्यार को वापस दिला सकते हैं, और विवेक को बाबा का पता बताया। विवेक अब उसी पते पर पहुंच चुका था। बाबा के मंत्रों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। विवेक ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विवेक की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज़ रात में वर्षा की फ़ोटो देखकर विवेक इस मंत्र का जाप करे। और धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को पैसा देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने से साफ मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो रही हो। वो जितना तेज चलने की कोशिश कर रहा था, उसके कदम उतने ही धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। विवेक अपने घर पहुंच गया। उसने पर्स से वर्षा की तस्वीर निकाली
और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्रोच्चारण करने लगा। वही अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी साय ने चारों तरफ से घेर रखा और वह उस पर कब्जा करना चाहता है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहाँ से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की बीवी वर्षा अभी भी वापस नहीं आई। विवेक ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विवेक के गले में जो लाल धागा बंधा था वो उसकी वशीकरण शक्ति को कम कर रहा था। विवेक ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने ये भी कहा कि अगर वो वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा जरूर विवेक के पास आ सकती है। उस दिन भी विवेक जब अपने घर वापस जा रहा था तब भी उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विवेक जो वर्षा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफ़ी मांगने के बहाने उसे जंगल के पास बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान ली। दोनों आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक ज़बरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाज़ा अभी तक बंद था। विवेक को अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्ती जल रही थी। वो बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन उसके बदले में उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहाँ से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की यह हालत देखकर पूरी तरह से दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साया ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में जाकर समा गया। उस बाबा का रूप अब भयानक आत्मा के रूप में बदल चुका था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया था और आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी। बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान की आत्मा है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद थी और उसे ने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आज़ाद कर लिया और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विवेक वहाँ से फ़ौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल नहीं पाया। वो वहाँ से भाग निकलता और कुछ देर बाद वापस हवेली के सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो उसी जंगल में कैद हो गया था। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि विवेक और वर्षा की थी।